नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं टीडी वोरा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने लघु कथाएं की पहली कथा उषा की दीपावली का वाचन किया था। लघु कथाएं का दूसरा भाग मुस्कुराती चोट है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये दोनों ही लघु कथाएं श्रीमती संतोष श्रीवास्तव के द्वारा लिखी हुई है। पहले के लघु कथा उषा की दीपावली में हमने संतोष श्रीवास्तव का जीवन परिचय और विधा का परिचय जान चुके हैं। फिर भी एक बार छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे संतोष श्रीवास्तव का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपके लेखनी के विशेष विषय है। आपके विधा का परिचय अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं। लघु कथा के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें छोटी छोटी कहानियां दी गई है। यह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपनी शब्दों को आकार दिया गया है या अपने शब्दों के माध्यम से एक कथा का रूप दिया गया है जो पाठकों को कोई ना कोई संदेश देती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इस लघु कथा में होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। कोई भी परिस्थिति होती है या घटना को आकार देकर लेखक उसे रचना करता है, लेकिन आकार में यह एक छोटी कथा होती है जो कम शब्दों में होती है, संवेदना होती है, पीड़ा होती है, आनंद होता है, लेकिन वह छोटी होती है आकार में और संदेश देने वाली होती है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ते हैं लघु कथा मुस्कुराती चोट। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह पेज दिखाई दे रहा है जिसमें मुस्कुराती चोट लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक मुस्कुराती चोट लिखा हुआ है। अब मैं कहानी को पढ़ती हूँ। कहानी को पढ़ने के साथ ही साथ उसका विश्लेषण करते जाती हूँ। देखिए विद्यार्थियों, मैं कहानी पढ़ रही हूँ, आप भी किताब में उसी प्रकार से कहानी को पढ़ते जाए तो आपको यह कहानी आसानी से समझ में आएगी। कहानी छोटी है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, लेकिन छोटी कहानी है, मार्मिक है, कम शब्दों में बहुत कुछ बयान किया गया है, काफी कुछ कहा गया है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। देखिए, पहले मैं 2-4 लाइन पढ़ती हूँ, उसका अर्थ समझाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। कुछ शब्द जो कठिन आएंगे, उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं यहाँ पर आपको बताते जाऊंगी। पढ़ती हूँ मैं आगे। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती, वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। घर में बाबा जो थे बीमार थे, अर्थात पिता बीमार थे, उनकी दवाई और राशन के लिए पैसे चाहिए थे। स्वाभाविक है कि हमको घर को चलाने के लिए राशन, दवा आदि का खर्च हमें लगा रहता है और इसमें बाबा की तबीयत खराब थी। माँ जो है वो 4 घरों में चौका बर्तन करके, चौका बर्तन आप लोग समझ ही गए होंगे कि रसोई के काम हो जाने के बाद जब किचन का ओटा या चौका साफ किया जाता है, बर्तन साफ किए जाते हैं, तो ऐसे काम को चौका बर्तन कहा जाता है। तो माँ जो है वो चौका बर्तन करके जितना कमाती थी वह सब बाबा की दवाई और घर के खर्चों में लग जाता है। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बबलू नाम का एक लड़का आपको चित्र में दिखाई दे रहा है जो पढ़ाई कर रहा है या एक किताब लेकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है।
बाजू के चित्र में उसी चित्र में हम देखते हैं कि बहुत सारी रद्दियां उसके आसपास पड़ी हुई है और उन्हीं रद्दियों में से वह एक किताब लेकर पढ़ रहा है। बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बबलू जो है अब माँ को सहारा देने के लिए क्या करने लगा, उस घर के खर्च में सहारा देने के लिए बबलू ने लोगों के घरों घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आप रद्दी शब्द से को अच्छी तरह से जानते होंगे। रद्दी का अर्थ होता है जो समाचार पत्र पढ़ने के बाद इकट्ठा किए जाते हैं, उसे रद्दी कहा जाता है। तो बबलू जो है वो अपनी माँ को खर्चे में सहारा देने के लिए, घर के राशन में सहारा देने के लिए, अपनी पिता की दवाई के लिए मदद करने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, परंतु पढ़ाई के प्रति उसकी लालसा बनी हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं लालसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है। लालसा का अर्थ होता है इच्छा या चाह। तो पढ़ाई के प्रति उसकी इच्छा बनी हुई है, वह रद्दी इकट्ठा करने का काम कर रहा है, परंतु पढ़ने की जो उसकी इच्छा है वह बनी हुई है। आगे पढ़ती हूं मैं, देखिए। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, बबलू ने क्या काम शुरू किया है, घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का और उसे फिर किसी दूसरे रद्दी वाले के पास बेचने का कार्य शुरू किया है। एक दिन की बात है जब बबलू तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नजर उन स्कूल की किताबों पर पड़ती है जिसे रद्दी में बेचा जा रहा है। ये बात हम लोग भी जानते हैं, जब हमारी किताबें पुरानी हो जाती है या काम की नहीं रहती है तो उन किताबों को हम रद्दियों में बेच देते हैं। तो इसी प्रकार बबलू भी किताबों को तौलते हुए उन रद्दी के रूप में उन किताबों को तौलते हुए वह उसे देख रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूं मैं। अब ये कुछ संवाद है जो बेचने वाले महिला है, उसकी बेटी है, उसके बीच में और बबलू के बीच में ये संवाद के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कहानी में की गई है। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। क्या कहा, कि तू स्कूल नहीं जाता, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे इस उम्र में ये सभी काम कराते हैं। ये बात किसने कही, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए हुए कहा। तो विद्यार्थियों, हम लोग ने देखा होगा जब वजन तौलने वाली जो मशीन होती है उसमें बीच में एक कांटा होता है जो दोनों तरफ के तौलने का काम करता है या दोनों तरफ से बैलेंस बनाने का काम करता है या तौल के रूप में उसे यूज किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए हुए ये बात कही है। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती हुई लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना। हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। मालकिन की जो बेटी है कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है और उसने तैयार होते होते लड़की ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना। माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। इस बात का बबलू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे ये अपशब्द सहे नहीं गए। स्कूल पप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। ये कौन कह रहा है, बबलू कह रहा है। क्या कह रहा है कि स्कूल तो पप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सादे शब्दों में कहानी को, सरल और सादे शब्दों में कहानी के संवाद लिखे गए हैं या कहे गए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं।
माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। तो विद्यार्थी, ये कौन बोल रहा है? ये मालकिन की जो लड़की है, जो रद्दी बेचने के लिए बबलू जिनके घर आया था, वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, इन इनसे इन किताबों के पैसे मत लो, यह इसे काम आएगी, वह इससे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा। इसके बस का नहीं है पढ़ना। कौन कह रहा है ये? मालकिन जो है, जो रद्दी बेच रही है, वो अपनी बेटी से कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, यदि हम उसे फ्री में यह रद्दी देते हैं तो यह रद्दी पेपर के मालिक से क्या करेगा? किताबों के पैसे ले लेगा और उन पैसों को अपने चाट पकौड़ी खाने में उड़ा देगा। इसके बस का यह पढ़ना नहीं है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, बबलू ने क्या किया? रद्दी के पैसे किसे चुकाए? मालकिन को पैसे दिए और किताबों से भरा हुआ बोरा उठाकर सीधा घर पहुंचा। बोरा समझते होंगे आप लोग, बारदान का थैला होता है जिसमें गेहूं इत्यादि, गेहूं या चावल अनाज आते हैं। उस खाली बोरे में उसने क्या किया है? किताबों को भरा है और सीधा अपने घर पहुंच गया। उसने बोरे में से किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। क्या किया उसने? बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। बाकी की जो रद्दियां हैं, उन रद्दियों को लेकर पेपर के दुकानदार के पास पहुंच गया और हिसाब करने लगा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रख ली। दुकानदार ने क्या किया? जो रद्दी बबलू लेकर आया था, उन रद्दियों को वजन करता है, तौल करता है और अपने पास अलग रख देता है। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। कौन कह रहा है ये? दुकानदार बबलू से कहता है कि तेरे पास पैसे तो बचे होंगे, उन पैसों में से क्या कर? ठेले से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार उसे बोलता रहा, पर बबलू टस से मस ना हुआ। टस से मस ना हुआ का अर्थ क्या होता है? जरा सा भी हिलना डुलना नहीं, यानी अपने ही काम में मगन रहना। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। किसके ऊपर झल्ला उठा? बबलू अपनी बात पे चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा है और दुकानदार की बात पे कोई जवाब नहीं देता है। तो दुकानदार झल्ला उठता है और क्या बोलता है? अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। कौन बोल रहा है ये? बबलू कह रहा है कि मेरे रुपए तो खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पास तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी अपनी किताबें हैं। और वह घर की ओर लौट पड़ा। तो देखिए, जो पैसे उसे मिलते थे रद्दी से बचने के बाद, वो पैसे उसे मिलते नहीं हैं। उसने क्या किए? दुकानदार उसे चिल्लाता है कि वो पैसे तूने खर्च कर दिए और उसको बुरी तरह से डांटता है। डांट खाने के बावजूद भी वो मुस्कुरा रहा था। कौन मुस्कुरा रहा था? बबलू दुकानदार की डांट खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था और वह यह सोच रहा था कि अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं और वह घर की ओर लौट पड़ा। आगे मैं पढ़ती हूँ, देखिए आगे आखिरी पैराग्राफ है। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। क्या? घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। कौन मिल गया बबलू को? जब वो घर के लिए वापस लौट रहा था तो रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी बेटी मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बबलू के हाथ में किताबें देखकर मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह आश्चर्यचकित हो गई बबलू के हाथ में उसकी किताबों को देखकर। उसे सुबह सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए। अब आप देख सकते हैं, अपशब्द का अर्थ होता है अपमानित शब्द बोलना। तो अपमानित शब्द किसने कहे थे? मालकिन ने बबलू से कहे थे।
उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। यानी अपने आप को अपराधी समझने लगी मालकिन। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाएगी। बबलू की पढ़ाई के प्रति इच्छा या लालसा को देखकर मालकिन ने यह बात का निश्चय किया कि अब उसे आगे की पढ़ाई का भी खर्चा वही उठाएगी और इस प्रकार बबलू की खुशी का ठिकाना ना था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार बबलू बाल मजदूरी कर रहा था। उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता की तबीयत खराब थी। पिता की तबीयत के लिए या दवा के लिए और घर के राशन के लिए सभी कुछ खत्म हो जाता था, पैसे खत्म हो जाते थे, इसलिए उसकी पढ़ाई अधूरी थी। और माँ के कामों में सहारा देने के लिए उसने क्या किया था, रद्दी के काम शुरू किए थे। लेकिन उस रद्दी में से ही उसे जो किताबें मिलती है वह आगे की पढ़ाई के लिए उन किताबों को रखता है या आगे की किताबों के माध्यम से वह अपने आगे की पढ़ाई करता है। और उसकी इच्छा शक्ति को देखकर मालकिन ने भी इस बात का दृढ़ निश्चय किया कि वह बबलू की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। तो इस प्रकार बबलू के जीवन में खुशी ही खुशी आ गई और उसकी जो पढ़ने के प्रति लालसा थी वह भी पूरी हो गई। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि ये फैसला नामक लघु कथा संग्रह से ली गई थी और इस प्रकार से चोट तो उसे मिलती है, लेकिन यह चोट कैसी है, मुस्कुराती हुई चोट है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, मुस्कुराती चोट, जो लघु कथा है, छोटी सी कथा है और इस कथा के माध्यम से लेखिका ने बाल मजदूरी को अपराध बताते हुए दूसरों की मदद करने के लिए हमें अग्रसर किया है। धन्यवाद।